NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी हम किस तरह से करें जिससे हमारा एक ही बार में नेट और जीआरएफ क्लियर हो जाए। दोस्तों मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और इस दौरान मैंने जो भी ऑब्ज़र्व किया है उसी के बेस पे मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका नेट और जीआरएफ एक ही बार में हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम क्या होनी चाहिए, हमारी स्टडी प्लान फॉर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरह से करनी चाहिए, बेस्ट बुक, यूट्यूब चैनल और ऐप क्या है पेपर फर्स्ट के लिए, और हाउ टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेकिन किस तरह से करने हैं ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी सवाल जवाब है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपका नेट और जीआरएफ क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की। तैयारी करने से पहले दोस्तों हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी कहा ना आपको कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 2000 जब से यानी कि जब से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेके आज तक काफ़ी बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब जो नया पैटर्न है, अगर हम नए पैटर्न के अनुसार स्टडी करें तो फिर ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। ये कन्फ्यूज़न कई स्टूडेंट के अंदर हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि सर अब तो नया पैटर्न आ गया है तो हम 2012 के क्वेश्चन पेपर क्यों करें। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। कई दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये सभी दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। 2012 से पहले क्या होता था दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो कि कॉमन होता था हम सभी के लिए, जैसे आज है वैसे ही पहले होता था। उसके अलावा पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता था हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो होता था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन पेपर थर्ड जो होता था दोस्तों उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लिखने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, हमें लिखना होता था उनके अंदर। ये उसके अंदर डिफरेंस था। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या थी दोस्तों कि उस टाइम जो क्वेश्चन आते थे ना बहुत ही इजी क्वेश्चन आते थे और वन लाइन क्वेश्चन आते थे। एक लाइन के अंदर स्टेटमेंट दे दी, उसका आंसर देना होता था। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट देंगे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट देंगे, उसको स्टूडेंट पढ़ने में ही 1 मिनट तो उसको पढ़ने में चला जाता है। और उसके बाद में क्या है कि मल्टीपल वो देंगे, मल्टीपल ऑप्शन देंगे और उसके बाद में मल्टीपल फिर आंसर देंगे उनके। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जैसे कि वो देंगे ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 4 5, इस तरह से देंगे। तो अब जो है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले बहुत ज़्यादा आसान होता था। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 2012 के बाद क्या होना स्टार्ट हुआ। 2012 के बाद क्या हुआ दोस्तों, पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए सभी। और पेपर फर्स्ट के अंदर 60 क्वेश्चन आने शुरू हो गए, 60 में से कोई भी 50 हमें करने होते थे। पेपर सेकंड और थर्ड के अंदर क्या था कि पेपर सेकंड 50 क्वेश्चन होते थे पेपर सेकंड में, और थर्ड में 75 क्वेश्चन होते थे और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते थे। ये इसके अंदर बदलाव आया। और यहाँ पे अब क्या आ गया था दोस्तों 2012 के बाद में सीबीएसई एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया सीबीएसई ने, और इसने इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया।
इस एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर पहले से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने लग गए और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुई एग्ज़ाम की दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर क्या हुआ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो ही पेपर रखे और पेपर जो थर्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि पेपर थर्ड अब ख़त्म कर दिया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ही होने लग गए। और जो अब क्वेश्चन 60 की बजाय 50 ही क्वेश्चन आने लग गए और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। और पहला जो पेपर था वो सुबह 9:30 से 10:30 बजे होने लग गया और फिर आधे घंटे का गैप दे के बीच में उसके बाद में पेपर सेकंड होना स्टार्ट हो गया और वो भी हमारा क्या था 11 से लेके 1 बजे तक होना स्टार्ट हो गया। और इस दौरान क्या हुआ कि बीच में आधा घंटा मिलता था बच्चे को, तो उस दौरान वो भी कोई भी टॉयलेट वगैरह या पानी पीने जाना चाहता तो वो जा सकता था। ये इसके अंदर चेंज हुआ। लेकिन अब जो नया पैटर्न जो आया है दोस्तों 2019 का और जो अभी करंटली 2020 में चल रहा है, इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने शुरू हो गए। और इसके अंदर एक और जो बदलाव आया वो क्या हुआ कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बीच में जो आधा घंटा है ना वो इन्होंने कट कर दिया। अब कंटिन्यू होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंटिन्यू 3 घंटे का होगा, उसी के अंदर हमें दोनों पेपर करने हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब देखिए ऑनलाइन होने से काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी स्टूडेंट के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होते थे ना दोस्तों तो उसमें कभी सिग्नेचर वाला आता था, कभी कोई आता, कभी वो सीट वगैरह है उनको धागा लगाना, कुछ करना, मोहर लगाने वाला, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता था। और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था हमारा ऑफलाइन के अंदर सर्कल भरने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग पे डिपेंड है कि किसी को अच्छा लग सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, किसी को बुरा लग सकता है। और इसके अंदर दोस्तों और वही चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स है वो दो नंबर के एक क्वेश्चन थे। तो टोटल ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट हमने दिया हुआ है। लेकिन हमें दोस्तों अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं। लेवल जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 2012 से पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही इजी पेपर आता था हमारा। वन लाइन स्टेटमेंट आते थे और उसके अंदर हमें ऑप्शन आते थे, बहुत ही आसान होता था। लेकिन 2012 के बाद चेंज हुआ और अब जो चेंज हुआ है, अब जो एनटीए ने क्या किया दोस्तों, एनटीए ने काफ़ी कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, नई नई चीज़ें इसके अंदर इन्होंने ऐड की है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर इन्होंने ऐड की है। लेकिन ये जो नया सिलेबस आया है तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली चेंज हो गया, टोटली चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि 30% इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है, लेकिन 70% जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो हमारा वही है जो 2012 से लेके अब तक है। तो यही है दोस्तों, 70% वही है। और इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आपको जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं 2012 से लेके हमें दिसंबर 2019 तक, यानी कि अब तक जो जितने भी एग्ज़ाम हुए वो हमें करके देखने हैं दोस्तों। आगे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं कि 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक किस तरह से क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो अब बात हम करते हैं दोस्तों हाउ टू मेक बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। देखिए इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो पॉइंट है ये हमने वीडियो में कवर अप किए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, नो अबाउट अपडेटेड सिलेबस और पैटर्न। ये चीज़ हमने अभी करके आए हैं कि हमें अपडेटेड सिलेबस और पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी हम अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कई दोस्तों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो क्या करते हैं कि 2010 से पहले के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। काफ़ी तरह के क्वेश्चन हैं जो 2010 से पहले आते थे लेकिन अब वो नहीं आते। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैटर्न को और न्यू सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी दोस्त को अगर ये पैटर्न चाहिए, न्यू पैटर्न चाहिए, सिलेबस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मस्ट डू ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर।
अब बात आती है दोस्तों हमारे लिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर की। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर। और एक बार हमने ऑब्ज़र्व किया था और उस पर हमने वीडियो भी बना रखी है। दिसंबर 2019 के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर 50 में से 18 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट हुए थे दोस्तों। 18 क्वेश्चन किसको कहते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा होते हैं 50 में से 18 क्वेश्चन। और अब भी आप देखना, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुए हैं। और ये दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर रिपीट होते हैं और इसलिए हमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ लेना है तो। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। ये हमारा है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का है। टीचिंग एप्टीट्यूड में डिट्टो कॉपी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये नवंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया था। इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने शिक्षण और अधिगम के बारे में पूछा हुआ है कि कौन कौन सी बातें शिक्षण और अधिगम को के अंदर आती है, वो इन्होंने पूछा हुआ। ये नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन देखिए 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। और इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है। और इनके ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए नवंबर 2017 में जो ऑप्शन है, शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीद के जैसा है। ऑप्शन बी, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। ये हमने ऑप्शन पढ़ लिए। और अब यही ऑप्शन ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम निजी कृत्य है। शिक्षण अधिगम समाविष्ट है, यानी कि शिक्षण में अधिगम होता है, ये बात इन्होंने कही है। और शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। आप यहाँ पे कंपेयर करके देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन आप मेल करके देखिए, मिला के देखिए, सभी ऑप्शन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन किया है वो दिसंबर 2019 वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा रिसर्च का पेपर है और इसके अंदर देखिए दिसंबर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से शोध की सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। शोध की जो स्टेप है, रिसर्च के जो स्टेप है वो हमें बताने थे यहाँ पे। ये दिसंबर 2020 का पेपर है। और उसके बाद में देखिए 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें भी इन्होंने फिर से क्या पूछ लिया, उसके स्टेप पूछ लिए, रिसर्च के यहाँ पे स्टेप इन्होंने पूछ लिए। और ये जो दोनों के दोनों स्टेप है ना दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों में आप स्टेप देखना, स्टेप दोनों क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी में ये देखिए, ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। किसके, 1 जीबी जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है। और आगे देखिए 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए यही सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने फिर से पूछ लिया कि 1 गीगाबाइट किसके इक्वल टू होता है, तो 1024 मेगाबाइट के इक्वल टू होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ तो मैं आपको केवल एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लेकिन हमने क्या है कि सभी यूनिट की वीडियो बनाई हुई है। रिसर्च के अंदर कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है जो डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में वीडियो बना रखे हैं, हर यूनिट की हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का निम्नलिखित, ये देखिए जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित युक्ति में से कौन सी युक्ति नहीं है। इन्होंने देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए आप। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता इसीलिए वह रात को भोजन
करता है। यहाँ पे इन्होंने देवदत्त की बात की हुई है, यहाँ पे देखना आप, ठीक है। और 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, इन्होंने फिर से किसकी बात कर ली, देवदत्त मोटा है, वह दिन में भोजन नहीं करता, देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। अब देखिए देवदत्त की बात कर रही है, चल रही है, कॉन्सेप्ट एक है हमारा। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, देवदत्त का क्वेश्चन आप देखना कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। देवदत्त से रिलेटेड 4 बार क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए, पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से 2012 जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी लवण यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और यही क्वेश्चन फिर दिसंबर 2014 को आया हुआ है, और इसमें भी इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है लवण यानी कि साल्ट, यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इनका क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन देखिए 6 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट को आया है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। ऊपर ये देखिए 2012 में और 2014 में ये पूछा हुआ कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो पूछा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। और यहाँ भी इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए लवण साल्ट, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है। पहले के जो 2 क्वेश्चन में तो पूछा हुआ कि कौन सा नहीं है, और इसमें 2012 में पूछा हुआ कि कौन सा है रिन्यूएबल सोर्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के वो दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हायर एजुकेशन में दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, निम्नलिखित में किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं, यानी कि कौन सी कंट्री के बाद भारत में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो और यही क्वेश्चन देखिए आप जुलाई 2018 को आ गया, विश्व में भारत में विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद में आती है। ये देखिए यहाँ पे दिसंबर 2012 में इसका आंसर क्या था, बी था, यूएसए के बाद आती है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 4 है। 4 में क्या है, ए और सी है। ए और सी क्या है, यूएसए और चीन के बाद हमारी जो कॉलेज व्यवस्था आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन किस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को वो दे रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने इन पे वीडियोस बना रखी है कि रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे लिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और भी हम इसमें बात कर लेते हैं कि हमारे लिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना क्यों ज़रूरी है। एक तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा पैटर्न क्या है और सिलेबस में जो चेंज हुए हैं वो क्या हुए हैं, और सिलेबस में ऐसी कॉमन चीज़ क्या है जो 2012 में भी आती थी और 2019 में भी पूछी जा रही है। यानी कि ऐसा टॉपिक जो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो उस टॉपिक को तो हमें बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से करने हैं दोस्तों, आप ये डिसाइड कर ले कि ओल्ड पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में कर लीजिए और पेपर सेकंड आप इवनिंग में कर लीजिए। यानी कि एक शिफ्ट का जो पेपर है वो सुबह कर लीजिए और एक है वो इवनिंग को कर लीजिए। जैसे 2012 का ले लीजिए, फिर 2013 का। आप रेगुलर कीजिए दोस्तों, रेगुलरिटी बनाइए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करने की। ओल्ड पेपर करने के तरीके काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दोस्त सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन करके देखिए कि आपको कितना कुछ आता है क्या नहीं आता। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और उसमें मार्किंग करके चलिए, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन में आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आप जानते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, तो उनके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए और आप ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों।
जब भी आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कीजिए उसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वाले क्वेश्चन और टॉपिक को आप घोट के पी जाइए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो टॉपिक आपको आना ही आना चाहिए। दोस्तों ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि आप जब अपना खुद का मॉक टेस्ट लेके देख सकते हैं। आप बिना आंसर देखे आप देखिए, प्रिंट आउट कर लीजिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को और फिर उनमें टिक कीजिए भाई इसका आंसर ए है, इसका डी है, या फिर आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप पूरी लिस्ट बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, बी का 2 का ये है। इस तरह से आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर केवल हमें एक बार नहीं करना। अगर आप में हिम्मत है और अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3 बार ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कीजिए अगर आपको जेआरएफ लेना है तो। एक बार करने से आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न अच्छे से क्लियर नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको यही बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ओल्ड पेपर करते समय हम अक्सर मुश्किल क्वेश्चन और टॉपिक को छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है और इसी वजह से हमारा नेट और जेआरएफ रुक जाता है। हम क्या करते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी मुश्किल टॉपिक है या क्वेश्चन है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते यार ये नहीं आता, ये नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, वो धीरे धीरे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं क्वेश्चन और टॉपिक जो हमें नहीं आते, और इस वजह से हमारा नेट और जेआरएफ रुक जाता है। तो आप जो भी आपको क्वेश्चन और टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसकी लिस्ट बना लीजिए, पूरी लिस्ट बनाइए आप कौन कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, और फिर आपको एक एक करके आप गूगल से कीजिए, आप यूट्यूब से कीजिए, आप अपने टीचर से पूछिए, आप कैसे भी करके उन टॉपिक और क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कीजिए अगर आपको जेआरएफ लेना है तो। और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों वही बात मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को जब हम छोड़ते जाते ना, यार ये तो नहीं आता, ये कच्चा आता है, ये ऐसे ये वैसे, तो ऐसे करते करते हमारे पास बहुत टॉपिक हो जाते जो हमें नहीं आते, और इस वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है वो रुक जाता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अब देखिए, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। अगर आप ये तरीका अपना लोगे ना दोस्तों, तो मैं यार क्या बताऊँ आपको, कितना गारंटी से कहूँ कि आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप क्या कीजिए, आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाइए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आज तक 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक रिसर्च के जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो अलग कीजिए, टीचिंग के जो क्वेश्चन आए वो अलग कीजिए, कम्युनिकेशन के अलग कीजिए, आईसीटी के अलग कीजिए। इस तरह से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी अलग अलग यूनिट, अलग अलग टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो अलग कीजिए दोस्तों। जैसे मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मास कम्युनिकेशन में मैं बात करूँ, जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो आप अलग उसकी पीडीएफ फाइल बनाइए या फिर आप कॉपी में लिखिए, आप कैसे भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम न्यू मीडिया की बात करें, न्यू मीडिया लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो अलग कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिसर्च में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक को इग्नोर करना है। तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन की पीडीएफ बनाते हैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों मैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों डू रेगुलर स्टडी। हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए,
अगर आपको नेट और जीआरएफ चाहिए ना दोस्तों, तो कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम आपको 3 से 4 महीने स्टडी तो करनी ही करनी होगी। क्योंकि दोस्तों हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, सिलेबस काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ऐसे ही बातें करने से एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों। कई दोस्तों को मैंने इंटरव्यू देखे, उन्होंने कहा है कि हमने 15 दिन में नेट क्लियर किया, 10 दिन में 1 महीने तैयारी करके किया। तो दोस्तों अच्छी बात है यार, उन्होंने किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 1 महीने में वो एग्ज़ाम क्लियर कर दे। तो कम से कम 3 से 4 महीने का आप टाइम दीजिए। और कई दोस्त क्या सोचते हैं कि लास्ट के जो 1 महीना रह जाएगा तो हम स्टडी करेंगे। ये जो गलती है ना दोस्तों, ये गलती हमें नहीं करनी है। जो हम ये सोचते हैं ना कि लास्ट का जो 1 महीना रह जाएगा, 2 महीना रह जाएंगे तब हम स्टडी करेंगे, तो ये वहम आप छोड़ दीजिए। 1-2 महीने स्टडी करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा। और एक और जो गंदी आदत है दोस्तों हमारे अंदर, वो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे अंदर क्या गंदी आदत है कि हम क्या करते हैं, हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट के स्टडी करने का तरीका क्या है, वो रेगुलर स्टडी सही ढंग से नहीं करते। यानी कि शुरू के क्या करेंगे, 5 दिन वो पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, 5 दिन केवल पेपर फर्स्ट ही पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है कि 7 दिन पेपर सेकंड पढ़ेंगे, और हो सकता है कि वो फिर 10 दिनों तक कुछ भी ना पढ़े, ना ही पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे ना ही पेपर सेकंड पढ़ेंगे। तो इस तरह से करके क्या है कि उनकी स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और वो उनके अंदर एक अच्छी रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी, तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों हमारे अंदर अच्छी रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आप डेली पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कीजिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही कीजिए आप, और आप अपने हिसाब से दोनों को टाइम दे सकते हैं। रेगुलर स्टडी करने के लिए दोस्तों आप किसी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी पेड क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पेड क्लास या फिर किसी रेगुलर वो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने से क्या है दोस्तों, डेली वहाँ पे वीडियो आती है, और उससे आपका एक रूटीन बन जाता है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों हमारा चैनल निमिज नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब रेगुलर कोर्स चलेगा, डेली आपको वीडियो मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री में कीजिए चाहे पेड कीजिए, कैसे भी कीजिए, क्योंकि उससे दोस्तों आपकी एक रेगुलरिटी बन जाती है उसके अंदर। और दोस्तों पेड कोर्स ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये है दोस्तों। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलरिटी बन जाती है, प्लस में आपको क्या है कि प्रीमियम कंटेंट मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें, अच्छी क्वालिटी नोट्स मिलते हैं। लेकिन जो दोस्तों फ्री में पढ़ाते हैं ना, वो अपनी स्टडी को लेके अच्छे से सीरियस नहीं होते, स्टूडेंट के प्रति अच्छे सीरियस नहीं होते। वो क्या है कि कहीं से इग्नू से नोट्स उठा के डाल दें, कहीं से ऐसे वैसे ही नोट्स डाल देंगे, और किसी और की पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो वो इस तरह से काम चलाऊ काम करते हैं। लेकिन जो भी दोस्त पेड कोर्स आपको देगा ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की। अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं देगा तो आप उसकी बुराई करेंगे, और बुराई करेंगे तो उसका चैनल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा पेड कोर्स के अंदर, और पेड कोर्स में इसलिए आपको बहुत अच्छी स्टडी मिलेगी। प्लस में क्या होता है कि पेड कोर्स के अंदर अगर आपका कोई भी सवाल जवाब होता है तो वो आप उनसे आसानी से पूछ सकते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, बहुत सारी हेल्प उनसे आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम हमारी फ़ीस है, बहुत ही ज़्यादा कम हमारी फ़ीस है। आप कहीं भी ट्राई कर लेना, और हम पेड कोर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं। हम आपको क्या क्या करवाते हैं पेड कोर्स में, वो आपको अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए मैं आपको अभी बता ही देता हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, हम जो पेड कोर्स करवा रहे हैं उसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगी। 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे दोस्तों, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में।
और 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे पेपर फर्स्ट। जैसे आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, इस तरह से सभी 10 यूनिट के आपको क्वेश्चन अलग किए हुए मिलेंगे टॉपिक वाइज। रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा वीडियोज़ के द्वारा। लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा यूट्यूब और ऐप के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल जवाब होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बोनस के रूप में फ्री में आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी मिलते हैं विद आंसर की। तो दोस्तों आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए आगे। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दी कि आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहिए, तो बता दिया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम सीनियर और टीचर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो टीचर है, आपके जो सीनियर है, आपके प्रोफेसर है, जो भी है आपके दोस्त, आप उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। आप उनसे पूछिए कि यार बेस्ट बुक कौन सी पढ़े, किस तरह से तैयारी करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के बारे में जान सकें तो जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे एक चीज़ का पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बताते नहीं हैं, टीचर है वो भी नहीं बताते, स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, नहीं बताते। लेकिन आपका काम यही होना चाहिए कि आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, कोई ना कोई आपको ज़रूर हेल्प करेगा। वो बेस्ट बुक बताया क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे लिए बेस्ट बुक क्या है। ये हमारे लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी खरीदे पेपर फर्स्ट के लिए। दोस्तों तो इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड की पेपर फर्स्ट की बुक खरीद सकते हैं। और ये दोस्तों ये न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार है, और इसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर मैटर मिलेगा, पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश के अंदर। और ये सेकंड एडिशन है, इसके अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया हुआ है। और कुछ टॉपिक हम कह सकते हैं इसके अंदर नहीं है, ये बुक मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है। कुछ टॉपिक को छोड़ के इसके अंदर लगभग पूरा कवरअप किया हुआ है। अब देखिए 100% तो कोई चीज़ अपने आप में सक्सेस नहीं हो सकती। तो आप बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश के अंदर आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, ये थ्योरी के लिए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगली जो बुक है नंबर 2 पे जो आती है, ये पहले नंबर 1 पे थी लेकिन अब नंबर 2 पे आ रही है। ये है दोस्तों KVS मदान की बुक है। इसको बहुत ज़्यादा सराहाया गया है इंडिया के अंदर, और ये रियल में काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। मैंने भी पढ़ी है इस बुक को। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो लिमिटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक तो कई टॉपिक मिसिंग है, इसके अंदर काफ़ी टॉपिक मिसिंग है, प्लस में इसमें कई क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं दोस्तों। जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो काफ़ी क्वेश्चन गलत निकले। स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया और मैंने पर्सनली देखा है उनको, कई क्वेश्चन इसमें गलत है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए जो मार्केट के अंदर और जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को कंपैरिजन करते हुए ऑक्सफोर्ड के बाद में सेकंड नंबर पे नाम आता है KVS मदान का। ये भी आपको दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी। और ये भी दोस्तों नया इसका एडिशन आया हुआ है 2020 के अनुसार। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इन सभी बुक्स के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए बात करते हैं। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए दोस्तों आप यूथ कंपटीशन टाइम यूथ पब्लिकेशन की ये बुक खरीद सकते हैं। आप पिक यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों शायद 2005 से है, शायद तो कंफर्म नहीं है। हाँ देखिए 2005 ये रहा लिखा हुआ है इस पर। 2005 से लेके 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, और साथ में इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसके अंदर। और मिक्सअप है
पूरा तो हम नहीं कह सकते हिंदी इंग्लिश के अंदर है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप दिया हुआ है। इसकी जो लिमिटेशन है दोस्तों, लिमिटेशन मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा हुआ तो है भाई 2005 से लेके अब तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज इन्होंने दिए हुए हैं, इन्होंने ये बोला हुआ है। लेकिन दोस्तों काफ़ी शिफ्ट के क्वेश्चन इन्होंने मिसिंग किए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे हैं मिसिंग है इसके अंदर। लेकिन फिर भी दोस्तों ओवरऑल बात की जाए तो ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी है अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहें तो, पेपर फर्स्ट के लिए, और शायद ये पेपर सेकंड के लिए भी मिल जाएगी। आप सर्च कर लेना अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेना। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए एक और जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, ये दोस्तों लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश के अंदर है, और ये इंग्लिश के अंदर है, ये है दिशा पब्लिकेशन की है। इसने देखिए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, विद सॉल्यूशन के दे रखे हैं दोस्तों। अगर किसी को सॉल्यूशन मिलने में प्रॉब्लम है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए। और दोस्तों देखिए मैं मेरी पर्सनल राय देता हूँ आप सभी को, आप वैसे तो आप सभी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहें तो आप बुक ले सकते हैं, और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। अगर आप ये इतनी बुक्स खरीदेंगे, पेड कोर्स लेंगे तो काफ़ी कुछ महंगा पड़ जाएगा आपको। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे स्टडी नोट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरह से करनी चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए कई दोस्तों के मेरे पास मैसेज आते हैं, अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उनको पता ही नहीं होता, उनके माइंड में ये होता है कि मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, जब आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं तभी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। अब हम मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट 2020 के अंदर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो 2022 तक उसको मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचना कि यार हमारा मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम नेट की तैयारी करेंगे, आप ये मत सोचना। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर के अंदर हो, आप अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 महीने तक टाइम देने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बहुत अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगली बात आती है दोस्तों, आपको डेली पेपर फर्स्ट को कम से कम 40% और पेपर सेकंड को 60% टाइम देना है। 40% पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को 60% टाइम देना है, और कम से कम आपको 5 से 6 घंटे तैयारी करनी है। अब कई दोस्त ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे कि सर मैंने तो 1 घंटा स्टडी करके ही एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। जी अच्छी बात है, आपका हो सकता है बेस पहले से अच्छा हो, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ 5 से 6 घंटे तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक और जो तरीका वो और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको प्लानिंग बनानी चाहिए, पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए। जैसे मान के चलिए अभी 4 से 5 महीने बचे हैं, तो आपको अभी से डिसाइड करने चाहिए नेक्स्ट 4 महीने में मेरे को क्या क्या कवर अप करना है। और 4 महीने के लिए आप पहले 2 महीने का प्लान बनाइए, फिर 1 महीने का बनाइए और फिर 15 दिन का प्लान बनाइए। 3 प्लान बनने चाहिए, आपकी 3 प्लानिंग बननी चाहिए 4 महीने के दौरान। पहले 2 महीने के अंदर क्या कीजिए, आप 2 महीने के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पूरा सिलेबस कवर अप करना, आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। नेक्स्ट जो 1 मंथ रह गया उसके अंदर आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो कवर अप करने हैं, और जो सिलेबस आपका है वो दोबारा से रिपीट करना है, रिवाइज करना है उसको। उसके बाद में हमारे 3 महीने कंप्लीट हो गए, फिर रह गया हमारे पास 1 महीना रह गया। 1 महीने के बाद आपकी क्या कीजिए, 15 दिन के अंदर आप डिसाइड कीजिए कि हमें एक बार फिर से रिवीजन करनी है, और कोई भी
प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करना है। तो इस तरह से मेरी जो पर्सनल राय है वो यही है कि आप 4 महीने के अंदर 3 प्लानिंग कीजिए। पहले 2 महीने के लिए, फिर 1 महीने के लिए, फिर 15 दिन के लिए। इस तरह से करेंगे दोस्तों तो आपका क्या है कि रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर ऐसे टॉपिक देखिए जो कॉमन हैं। अब जैसे काफ़ी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च का जो टॉपिक है ना वो पेपर सेकंड के अंदर भी है। काफ़ी दोस्तों के सब्जेक्ट में है पेपर सेकंड में रिसर्च का टॉपिक। तो रिसर्च का जो टॉपिक है या जो भी कॉमन टॉपिक है उनकी तैयारी आप 1 दिन कीजिए। 1 दिन का मतलब क्या है कि देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की आप तैयारी करेंगे तो डिसाइड तो करेंगे ना कि आज पेपर फर्स्ट में ये करना है, पेपर सेकंड में ये करना है। तो जो कॉमन टॉपिक है ना उनको एक ही दिन करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका क्या है कि टाइम काफ़ी बचेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी दोस्तों आई केयर। दोस्तों आँखों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आंखें दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस मोबाइल की वजह से, और ज़्यादातर स्टूडेंट की आंखें ख़राब हो रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी दोस्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो अपनी आंखों का ध्यान ज़रूर रखिए, कम रोशनी और अंधेरे में काम करने से बचें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कम रोशनी में काम करेंगे तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अगर आपकी आंखों को स्क्रीन की चमक अथवा तेज़ रोशनी से तकलीफ़ होती है तो आप चश्मे का यूज़ कीजिए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही है ना तो भी आपको चश्मा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आप एक सवाल उठा सकते हैं मेरे में, मैंने चश्मा क्यों नहीं लगाई हुई? देखिए मैं चश्मा लगा के काम कर रहा था पूरे दिन और मेरी आँखों में प्रॉब्लम होने लग गई थी या सर दर्द करने लग गया था चश्मा की वजह से। तो मैंने ये हटा दी चश्मा, अभी हटाई है, पूरे दिन से लगा रखी थी मैंने। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ, सॉरी कह सकता हूँ इसके लिए। आप ये कह सकते हैं सर दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, खुद चश्मा लगा ही नहीं रहे। तो मैंने मेरी प्रॉब्लम बता दी, पूरे दिन से लगा रखी थी तो थोड़ा हेडेक होने लग गया था और वीडियो बनानी ज़रूरी थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और इसके अंदर कई चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। एक जो मैं चीज़ आपको बताऊं कि आप पूरा दिन रूम के अंदर मत रहिए। अगर आपको अपनी आंखों को सेव करना है तो आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए टहलने जाइए कहीं पे भी, या फिर आप अपनी आंखों को आराम दीजिए। आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोइए या फिर जैसे भी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आंखों को आराम दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी आंखें काफ़ी अच्छी रह सकेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये चीज़ हमने बताई थी दोस्तों कि हम आपको पेड कोर्स के अंदर क्या क्या देने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो दोस्तों हमारी ऐप निमिज़ नेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये सभी कंटेंट जो यहाँ पे हमने दिए हुए ये आप उसके अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आप हमारा चैनल निमिज़ नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। और किसी भी दोस्त का अभी भी कोई सवाल जवाब है प्रिपरेशन को लेके या किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8708321010 पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। और आप हमें अपने अपने कमेंट से ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।